चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन हमारा पर्यावरण विषय का पाठ 1 पर्यावरण सुनेंगे। डाइट जयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सुनीता गुप्ता जी द्वारा और समीक्षा की है हरिओम मीणा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। जीवन का यही आधार है, पर्यावरण भी हमारा परिवार है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण मानव जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यही वह जगह है जहां हम जीवन की अनिवार्यताओं का पता लगाते हैं, जैसे हवा, पानी और भोजन। बच्चों पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, जबकि आवरण का अर्थ है ढका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं। इसमें दुनिया के सभी जैविक व अजैविक तत्व शामिल हैं। प्यारे बच्चों हमारे चारों ओर जो कुछ है तथा हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बगीचे, नदी, झील, हवा, पर्वत, मैदान आदि शामिल हैं। प्राचीन समय में मानव प्रकृति के समीप रहते थे, इस कारण वे स्वस्थ रहते थे और ज़्यादा समय तक जीवित रहते थे। बच्चों प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, हमें इसे मरने से बचाना है। बच्चों आज हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। हम हमारे आसपास जो भी कुछ देखते हैं, यथा विद्यालय भवन, कक्ष में रखी कुर्सियाँ, शामपट, मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, हमारे गुरुजन, हमारे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। लेकिन बच्चों क्या आप जानते हो कि पर्यावरण भी 2 प्रकार का होता है? प्रथम प्राकृतिक पर्यावरण एवं दूसरा मानवीय पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण। बच्चों प्राकृतिक वातावरण में वे सभी चीज़ें आती हैं जो हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब, समुद्र, झरने, पर्वत, मैदान, वन, जंगल आदि। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? बच्चों मानव निर्मित पर्यावरण का अर्थ है वे सारी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कारखाने, इमारतें, कार, बस, कपड़े, किताबें आदि। इन सभी वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया है। इन सभी को प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों से बनाया गया है। उदाहरणतः जंगलों को काटकर मकान, फैक्ट्रियाँ और रोड बना ली गई हैं। बस्तियाँ स्थापित कर ली गई हैं। पेड़ों को काटकर लकड़ी से मकान व फर्नीचर बना लिए गए हैं। पहाड़ों को काटकर इमारतें, रोड, पुल आदि बना दिए गए हैं। बच्चों आज हमारा पर्यावरण बदल रहा है। पेड़ पौधे, पहाड़ कम हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, बारिश कम हो रही है। बच्चों ऐसा हमारी ज़रूरतों के बढ़ने के कारण हो रहा है। आज हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्रकृति के साधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। बच्चों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं। प्यारे बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण में सजीव व निर्जीव दोनों ही शामिल होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, तालाब आदि। दूसरी ओर मानवीय पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जो मानवीय गतिविधियों, मानव की रचनात्मकता
व क्रियाशीलता के कारण होती है, जैसे सड़क, पुल, इमारतें, कार, फर्नीचर, मशीनें आदि। बच्चों, पर्यावरण के बारे में जानने के उपरांत हम जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मंडलों के बारे में। हाँ तो बच्चों, ये 4 मंडल हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे स्थल मंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर की कठोर परत को स्थल मंडल कहते हैं। समस्त चट्टानें, खानें इसी परत का भाग होती हैं। यह भाग मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इस मंडल में पहाड़, पठार, मैदान, घाटी सभी स्थलाकृतियाँ शामिल होती हैं। बच्चों, वन जो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हैं, जो हमारी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। वन हमारी धरती के फेफड़े हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं और हम लोगों को नई ताकत देते हैं। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बच्चों, कृषि भी स्थल मंडल पर ही की जाती है, जिससे हमें खाद्यान्न मिलता है। रहने के लिए मकान भी स्थल मंडल पर ही बनाए जाते हैं। पशुओं के चरने के लिए चारागाह भी इसी मंडल पर होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि सभी हमें स्थल मंडल से ही प्राप्त होते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्थल मंडल कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब हम जानेंगे जल मंडल के बारे में। जल मंडल हम सभी के जीवन का अभिन्न भाग है। जहाँ जहाँ भी प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया जल पाया जाता है, वह जल मंडल है। जल हमें अनेक प्रकार के स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र, महासागर आदि से प्राप्त होता है। जल के ये सभी स्रोत मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। जल सभी जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन को अधिकतर क्रियाकलाप जल से ही संपादित होते हैं, जैसे नहाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना आदि। प्यारे बच्चों, जल को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के सबसे अहम व सबसे महत्वपूर्ण मंडल के बारे में। हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी चारों ओर से वायु की पतली परत से ढकी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। यह हर प्रकार से प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा करता है। इस मंडल में वे सभी जरूरी गैसें पाई जाती हैं, जिनके कारण जीवन संभव है। बच्चों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को थामे रखता है। मौसम व जलवायु संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के कारण ही होते हैं। बिना वायुमंडल के हमारी पृथ्वी बंजर एवं मृत हो जाएगी। यहाँ कोई जीवन संभव नहीं होगा। बच्चों, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, जलवाष्प व धूल के कण पाए जाते हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन, जो कि सभी जीव श्वसन में काम लेते हैं, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर उत्पन्न गर्मी को सोख लेती है। इसी प्रकार सभी गैसों की अपनी अपनी अहम भूमिका होती है। वास्तव में वायुमंडल के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं जैव मंडल की। जैव मंडल का अर्थ है सजीवों का संसार। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, थल व वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं
और जीवन को संभव बनाते हैं। यह क्षेत्र पूर्णतः जीवन से संबद्ध है। यह सभी प्रकार के जीवित प्राणियों जैसे मानव, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि से मिलकर बना है। पृथ्वी का जैव मंडल और दूसरे मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताएंगे पारितंत्र के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये पारितंत्र क्या होता है? बच्चों, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवित प्राणी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर व सूक्ष्म जीव अपने चारों ओर के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। जैव तंत्र में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र हैं जो कि अपने स्वयं के भौतिक जलवायु और जैवीय पर्यावरण को सपोर्ट करते हैं। उदाहरणतः रेगिस्तानी इलाकों में जहां बारिश कम होती है, कटीली वनस्पति जैसे कैक्टस, नागफनी, बबूल आदि पाए जाते हैं। वहां ऊंट, सांप, छिपकली और दूसरे कीट भी मिलते हैं जो इस प्रकार के वातावरण में अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जहां लगातार बारिश होती है, हरे भरे खेत व नारियल के बागान पाए जाते हैं। वहां के लोगों के भोजन में भी इसीलिए नारियल का प्रयोग बहुतायत से होता है। बच्चों, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के तौर तरीके, रहन सहन, खान पान भिन्न भिन्न होते हैं। इन सभी का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। पादप एवं जीव जंतुओं का पर्यावरण से संबंधों का आधार ही पारितंत्र है। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। हम अपने आसपास के पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। जैसे प्राचीन काल में मानव ने अपना खान पान, रहन सहन सब कुछ प्रकृति के अनुरूप कर रखा था। जैसे वह कंदमूल फल खाता था, पत्तों छालों से अपने शरीर को ढकता था तथा गुफाओं में सोता था। उस समय मानव का जीवन अत्यंत सरल था। आसपास के पर्यावरण से ही उसकी जरूरतों की पूर्ति हो जाती थी। जैसे जैसे समय गुजरा, मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन भी करने लगा। वह एक स्थान पर घर बनाकर स्थायी जीवन जीने लगा। घर बनाने के लिए लकड़ी व पत्थरों की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसके लिए उसने पेड़ों व चट्टानों, पहाड़ों को काटना शुरू किया। कुछ समय पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचने के लिए उसने एक पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि की सहायता से वह कम समय में और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने लगा। प्यारे बच्चों, मानव ने जब फसल उगाना प्रारंभ किया तो उसके पास अपने उपभोग के अतिरिक्त भी खाद्यान्न उत्पन्न होने लगा। इस अतिरिक्त फसल का आदान प्रदान वह अन्य वस्तुओं से करने लगा। इसी से व्यापार प्रारंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। बच्चों, अब हम औद्योगिक क्रांति यानी कई प्रकार की मशीनों के आविष्कार के बारे में जानेंगे। बच्चों, मशीनों की सहायता से कम समय में उत्पादन में वृद्धि हुई। छापे खाने के आविष्कार से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ गया। सूचना क्रांति यानी टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, संचार उपग्रह के माध्यम से पूरे विश्व में संचार सहज और तीव्र हो गया। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवीय पर्यावरण व प्राकृतिक पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक व मानवीय पर्यावरण में समरसता होनी चाहिए। मानव को अपनी आवश्यकताओं व महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए
अमूल्य संसाधनों जैसे जंगल, नदी, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर आदि को अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रकृति के प्रति मानव का शत्रुतापूर्ण व्यवहार ही पर्यावरण का ह्रास करता है। बच्चों, प्रकृति हमारी माँ है जो सभी कुछ अपने बच्चों के लिए अर्पण कर देती है। इसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमें प्रकृति के संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए। बच्चों, हमें सबको ये शिक्षा देनी है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, जिससे प्रकृति की अमूल्य धरोहर पशु पक्षी भी इस धरा पर प्रसन्नतापूर्वक रह सकें। बच्चों, किसी ने सच ही कहा है, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, पहले फैलाओ हरियाली। बोलेगी चिड़िया डाली डाली, पहले फैलाओ हरियाली। हाँ बच्चों, वृक्षों पर चहचहाते पक्षी किसे नहीं भाते, ये सभी का मन मोह लेते हैं। प्रकृति हमारे लिए एक पेंटिंग है जो प्रतिदिन अनंत सौंदर्य की तस्वीरें प्रदान करती है। बच्चों, महान विद्वान रॉबर्ट रेडफोर्ड ने उचित ही लिखा है, मुझे लगता है कि पर्यावरण को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की श्रेणी में रखना चाहिए। हमारे संसाधनों की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी विदेशों में रक्षा। प्यारे बच्चों, आज आपने पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जाना। अब मैं आपको पर्यावरण पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाती हूँ। भौतिकवादी जीवन में हमने जगती को भुला दिया, भौतिकवादी जीवन में हमने जगती को भुला दिया, कर रहे प्रकृति से छेड़छाड़ हमने सबको है रुला दिया। हो गई प्रदूषित वायु आज हम स्वच्छ हवा को तरस रहे, हो गई प्रदूषित वायु आज हम स्वच्छ हवा को तरस रहे। वृक्षों के कटने के कारण अब बादल भी ना बरस रहे। वृक्ष काट काट कर हमने माँ धरती को वीरान कर डाला, वृक्ष काट काट कर हमने माँ धरती को वीरान कर डाला। बनते अपने में ही होशियार, अपने ही घर में डाका डाला। बहुत हो गया बंद करो अब धरती पर अत्याचारों को, बहुत हो गया बंद करो अब धरती पर अत्याचारों को। संस्कृति का सम्मान न करते भूले शिष्टाचारों को। आओ हम संकल्प लें धरती को हरा भरा बनाएंगे, आओ हम संकल्प लें धरती को हरा भरा बनाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ी को रोगों से मुक्त कराएंगे। दे शुद्ध भोजन जलवायु आदि धरती को स्वर्ग बनाएंगे, दे शुद्ध भोजन जलवायु आदि धरती को स्वर्ग बनाएंगे। जन जन को करके जागरूक जन जन से वृक्ष लगवाएंगे। चला चला अभियान यही वसुधा को हरा बनाएंगे, चला चला अभियान यही वसुधा को हरा बनाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपने एक कविता सुनी जिसमें पर्यावरण को बचाने का संदेश निहित है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसका अपने जीवन में पूर्णतः पालन करेंगे। बच्चों, शिक्षिका ने हमें पाठ को समझाया। अब आप अपने आसपास देखो और लिखो, पर्यावरण में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। अब आपने जो लिखा है उसे वर्गीकृत करो, कौन सी चीजें प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगी और कौन सी मानव निर्मित पर्यावरण में आएंगी। आसमान है नीला नीला, सूर्यमुखी का फूल है पीला, लाल गुलाब महकता खिलता, वर्षा का बादल है काला। रंग सभी है प्यारे प्यारे, अलग अलग और न्यारे न्यारे। झूम भाई झूम, झूम भाई झूम, झूम भाई झूम, झूम भाई झूम।